हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर यूपीएससी, पीसीएस या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में वायुमंडल क्या है और वायुमंडल का संगठन क्या है, अर्थात ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इसकी संरचना के विषय में, अर्थात जो हमारी वायुमंडल को हमने परतों में डिवाइड किया है, जैसे कि 5 परत हैं, आपको मालूम है, तो उसका हम अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम केवल वायुमंडल और वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे गैस, जलवाष्प, धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स, इन सब का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके साइड आउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, वायुमंडल, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो वायु और इसका मंडल यानी कि एक विशाल रूप, अर्थात देखा जाए दोस्तों तो ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए एक गैसों का विशाल समूह होता है, यानी कि एक आवरण होता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। या यूँ कहें तो अगर डेफिनेशन के रूप में इसे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि अभी हमने इसकी परिभाषा बताई कि पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। अर्थात दोस्तों, जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर होती है, उसी के कारण ही ये वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। अर्थात दोस्तों, इसमें कई गैसें पाई जाती हैं। अभी हम कुछ गैसों का जिक्र भी करने वाले हैं, जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसें हैं। फिलहाल आप ये जानते रहिए कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों, इसमें ऐसी भी गैसें विद्यमान हैं जो मनुष्य और जंतुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। जैसे दोस्तों ऑक्सीजन, जो कि मनुष्य और जीव जंतु के लिए बहुत ही उपयोगी गैसें हैं। इसके द्वारा ही मनुष्य और जीव जंतु जीवित हैं, तो ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। यदि दोस्तों हम बात करें वायु की, तो वायु तो रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है और गंधहीन होती है। अर्थात दोस्तों, इसका ना कोई रंग है, ना ही स्वाद है और ना ही कोई गंध है। सो वायुमंडल को हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं या इसका अनुभव कर सकते हैं, वो भी वर्षा के रूप में या तूफान के रूप में या बादलों की गर्जना के रूप में। इन सभी रूपों में हम इसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु इसे हम देख नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर हम आगे देखें तो वायु जो है भूतल पर, अर्थात पृथ्वी पर बहुत ही सघन रूप में रहती है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वायु विरल हो जाती है, अर्थात वायु के बीच गैप बहुत बढ़ जाता है और ये धीरे धीरे हल्की होती जाती है। तो दोस्तों, ये था वायुमंडल के विषय में कुछ इसकी डिफिनीशन, वायुमंडल क्या है और किन चीज़ों से मिलकर बना है, हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल के 3 घटक होते हैं, अर्थात दोस्तों वायुमंडल इन्हीं तीनों से मिलकर बना हुआ है और यही तीन चीज़ें वायुमंडल में विद्यमान हैं। फर्स्ट है दोस्तों गैस, सेकंड है जलवाष्प और थर्ड है धूल के कण, अर्थात डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर एंड गैसेस। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात निचली परतों जैसा नहीं होता। अर्थात दोस्तों, इसमें पहले गैस का जिक्र करने वाले हैं। तो गैस के बारे में अगर हम देखें तो गैस जिस तरह से पृथ्वी पर विद्यमान है, अर्थात भूपटल पर जिस तरह से विद्यमान है, वैसी ये ऊपर नहीं है। अर्थात ऊपरी परतों के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये गैसें उतनी नहीं है जितना कि नीचे विद्यमान है, अर्थात ये परिवर्तित रहती हैं। जैसे दोस्तों, हम अगर 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर, तो ऑक्सीजन की मात्रा एकदम नगण्य हो जाती है, अर्थात एकदम से कम हो जाती है। और इसी प्रकार अगर हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, जलवाष्प की बात करें, तो ये जो है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि वायुमंडल में गैस पाई जाती है, गैस के अलावा जलवाष्प भी हैं और उसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम धूल कण कहते हैं। तो पहले हम गैस का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो गैस की डेफिनेशन देखा जाए दोस्तों, तो गैस वह अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। अर्थात दोस्तों, गैस को हम जिस भी पात्र में रखते हैं वो उसी का स्थान और आयतन ग्रहण कर लेता है। तो और इसके एटम की बात की जाए तो इसके परमाणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और अनियमित रूप से जुड़े होते हैं। तो ये थी गैस की डिफिनीशन। आगे हम देखते हैं,
तो हम कुछ गैस के विषय में देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे फर्स्ट इसमें देखा जाए नाइट्रोजन, तो यानी कि N2। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में 78% पाई जाती है, अप्रॉक्स है। अगर इसका द्रव्यमान प्रतिशत वाकई में देखा जाए तो 78.8% रहती है, परंतु जो अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है वो 78% लिया जाता है। और यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं O2, ये 21% होती है, अप्रॉक्स से भी है। और इसका रियलिटी देखा जाए तो 20.95% होती है, यानी कि 20.95%, और अप्रॉक्स 21%। और थर्ड हम देखते हैं आर्गन, ये इसका जो परसेंटेज है अर्थात AR, ये 0.9% होता है। और वाकई में इसका देखा जाए रियलिटी में तो ये होता है 0.93%, तो अप्रॉक्स में हम लेते हैं 0.9%। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ CO2, इसका होता है 0.03%, या रियलिटी में देखा जाए तो 0.036% होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स में लेते हैं तो 0.03% होता है। दोस्तों कभी कभार एग्जाम में इसका क्रमवारी भी पूछ लेते हैं कि वायुमंडल में गैसें किस का परसेंटेज के रूप में क्रम सजाइए, तो ऐसे दे देता हूँ उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड करके। तो ये तो 4 प्रमुख गैसें हैं जिनका हमने जिक्र किया। उसके अलावा इसमें नियान, हीलियम, क्रिप्टो, जेनन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं, लेकिन ये जो प्रमुख गैसें हैं ये 4 ही हैं जिनका हमारा दैनिक जीवन में उपयोग रहता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के विषय में। इसके पहले हम जान लेते हैं कि जैसे कि अभी हम आपको बताया कि 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये संपूर्ण वायुमंडल में ही ये 99% हो जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर। सिर्फ 1 ही % बचता है जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें आती हैं। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा दबाव रहता है वायुमंडल पर, क्योंकि ये 78% पाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड है ऑक्सीजन। तो हम बात करने वाले हैं इसमें पहले ऑक्सीजन की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यह जीवनदायिनी गैस है, और दोस्तों इसका मनुष्य और अन्य जानवर सांस लेने में उपयोग करते हैं। और ऑक्सीजन की उत्पत्ति देखा जाए तो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होती है, परंतु वनों की ह्रास से इसका धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परंतु इसमें कमी आ जा रही है वनों की कटाई के अकॉर्डिंग। तो अब अगले बात करते हैं नाइट्रोजन के विषय में। तो नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा व्याप्त है, और यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो वस्तुएं जो जलती हैं ऑक्सीजन के प्रभाव में वो इतनी तेज़ी से जलती हैं कि उन पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन का वायुमंडल में होना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन प्रोटीन का भी निर्माण करती है मिट्टी में, जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कम मात्रा में उपलब्ध होने वाली ये गैस है, परंतु इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जीवित रहने के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पर ही निर्भर रहते हैं, और यदि पौधे रहेंगे तो हम मानव रहेंगे, तो इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। और इसके द्वारा दोस्तों पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड से एक हानि ये है कि इससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, जो कि मानव के लिए नुकसानदायक है। और ये होता है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल वगैरह के जलने से ईंधन के रूप में, उनसे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे वायुमंडलीय ऊष्मा की वृद्धि होती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी कुछ हानियाँ हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का भी महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जलवाष्प। तो दोस्तों जैसा कि जलवाष्प अर्थात एक गैसीय अवस्था है। इसमें क्या होता है कि जलवाष्प पानी से जलवाष्प का निर्माण होता है, और वाष्पीकरण के द्वारा, संघनन के द्वारा जलवाष्प द्रव अवस्था में भी परिवर्तित होती रहती है। तो चलिए दोस्तों इसको हम थोड़ा विस्तृत में समझते हैं कि जलवाष्प आखिर है क्या। तो जलवाष्प वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस है, अर्थात दोस्तों वायुमंडल में भी पाई जाती है और एक परिवर्तनशील है, अर्थात इसका परिवर्तन होता रहता है कम ज़्यादा। और वायुमंडल में जलवाष्प के मुख्य स्रोत अर्थात जलवाष्प के स्रोत क्या हैं, तो ये जलमंडल इसका स्रोत है, अर्थात नदियाँ, समुद्र, तालाब और महासागर, ये सब इसके स्रोत हैं। उसके साथ साथ पेड़ पौधे और मिट्टी से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके ये भी स्रोत हैं। तो इन सब चीज़ों से जलवाष्प उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएँ तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इसी प्रकार यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तभी जलवाष्प घटती जाती है। और ये जब जलवाष्प संघनित हो जाती है तो उससे ओस, कोहरा एवं बादल आदि का निर्माण होता है, और इससे वर्षा और उसी के साथ साथ हिमपात भी होते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो जलवाष्प जो है सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं
और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करते हैं। तो इस प्रकार ये एक प्रकार कंबल की भांति कार्य करते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि ये पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देते हैं और ना ही अधिक ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों जलवाष्प का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे वायुमंडल में, क्योंकि इसकी वजह से ही पृथ्वी जो है का टेम्परेचर सामान्य रहता है। तो आइए दोस्तों, जलवाष्प आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं, अभी हमने आपको बता ही दिया कि यह वायुमंडल सबसे निचली परत है, सर्वाधिक पाई जाती है। इसके कारण बादल का निर्माण आवश्यक होता है और हद के प्रभाव भी इससे होते हैं। अगला हम देखते हैं धूल अर्थात डस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ के महीन कण होते हैं और वायुमंडल में ये मिट्टी के रूप में रेत, ज्वालामुखी विस्फोट, प्रदूषण और उल्काओं जैसे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। और घर में मिलने वाली धूल इनके अलावा पशुओं और मानव के बालों और त्वचा के अंशों, फूलों, पराग, वस्त्रों के रेशों, कागज़ के रेशों और अन्य स्रोतों से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये धूल के स्रोत हैं कि धूल कहाँ से उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं आपको एक फिगर में दिखा रहा हूँ, ये उंगली पर लगी धूल है, साधारण धूल है, ऐसे रहती है। आई होप आपको पता होगा। और उसके बाद हम दोस्तों आगे देखते हैं इसमें कि धूल के कणों की सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में सबसे निचली परत पाई जाती है। धूल के कण और विकिरणों का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण आकाश में रंग नजर आते हैं, अर्थात आकाश हमें नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में संग्रहण के लिए धूल के कणों के चारों ओर होती है, तो धूल के कण बादल निर्माण एवं वर्षा के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए